राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, फ़ोन ख़राब होने की वजह से पिछले दिन वीडियो नहीं डल पाई। परसों से आपका एग्ज़ाम है, मुझे भी उसकी बहुत चिंता है क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें और मैं आपकी कल एक्स्ट्रा क्लासेस डाल दूंगा। कल आपके लिए एक और स्पेशल क्लास डालूंगा जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे यूजीसी नेट ज़्यादा पेपर 1 के अब तक के। तो वो क्वेश्चन की क्लास आएगी, उसे ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही क्लास आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, ये 24 जून 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर है, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षण में चर्चा पद्धति को प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना चाहिए। विषय सरल हो, विषय पहल से ही घोषित हो, विषय सामान्य रुचि का हो, एक से अधिक शिक्षक की उपलब्धता, सहभागियों की भाषा की सहजता। नीचे दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। तो आपके कोड ही आएंगे दोस्तों। 1 लाइनर क्वेश्चन आपको एक आध ही देखने को मिलेगा। इसमें आपके अभिकथन तर्क आएंगे, कथन 1 कथन 2 आएंगे, आपके ये सुमेलन आएगा, आपका गद्यांश आएगा 5 नंबर का, 5 नंबर की तालिका आएगी, 5 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, 5 नंबर का एनवायरनमेंट आएगा, 5 नंबर का आपका शोध अभिवृत्ति आएगा, 5 नंबर का आपका दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिवृत्ति हो गया, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड आएगी। दोस्तों, जो आपकी बहुत अच्छी यूनिट है उसको तो अच्छा कर ही लें, और जो आपकी यूनिट अच्छी नहीं है उसको बस थोड़ा सा समय दें क्योंकि अब दिन नहीं बचे हैं। अगर आपका एग्ज़ाम कुछ दिनों में, तो आप उसको मजबूत कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, दूसरा, तीसरा और पांचवा। आइए जानते हैं कैसे। शिक्षण में चर्चा पद्धति को प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए प्रमुख शर्तें हैं। विषय पहले से घोषित होना चाहिए, विषय समान रुचि का होना चाहिए, सहभागियों की भाषा सहज होनी चाहिए। इसलिए आपका ए सही है। चलिए दोस्तों, बहुल वृद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया? अल्फ्रेड बिनेट, एल थर्स्टोन, चार्ल्स स्पीयरमैन और हार्वर्ड गार्डनर। तो डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर। बहुल बुद्धिवाद या बहुल बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था, जिसमें बुद्धिमत्ता के 8 प्रकार थे। इनमें से 2 प्रकारों का संबंध भावात्मक बुद्धि से माना जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का विकास डेनियल गोलेमैन ने किया। अल्फ्रेड बिनेट फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगात्मक 1Q टेस्ट की खोज की थी, जिसे बिनेट साइमन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभाव इनका और जान लेते हैं। चार्ल्स स्पीयरमैन ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने द्विकारक रैंक सहसंबंध गुणांक तथा कारक विश्लेषण का विकास किया, जो बुद्धि सिद्धांत के से संबंधित है। एल थर्स्टोन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक व चिकित्सक थे जिन्हें तुलनात्मक निर्णय के नियम तथा कारक विश्लेषण के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी, विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगमकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्ण और शिक्षा प्रदायी संबंध, प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके, कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना, आगामी को संगठित करना तथा वित्तीय का सार प्रस्तुत करना। तो दोस्तों, जो आपका सही उत्तर है 1, 4, 5। मुख्य व्यवहार कहे जाने वाले प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची इस प्रकार है। सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी होनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके अपनाने चाहिए, कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षण के 3 चर होते हैं। शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, विद्यार्थी परतंत्र चर होता है और पाठ्यक्रम हस्तक्षेप का चर होता है। अगर कभी आपसे ये पूछे दोस्तों, तो इस प्रश्न का भी आप उत्तर दे सकते हैं। बस दोस्तों, ये वीडियो देखने का आपका यही फ़ायदा है कि एक प्रश्न के साथ साथ आप उस टॉपिक के सारे प्रश्न कवर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है? शिक्षक नैसर्गिक रूप से प्रतिभावान विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है। शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है। और सी है आपका, शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाने के लिए उनके माता पिता का सहयोग लेता है। शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। तो डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है।
ठीक है दोस्तों। समावेशी शिक्षण की अवधारणा के अनुसार शिक्षण विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ अधिगम प्राप्ति में सक्षम बनाता है। भेद रहित शिक्षा समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य और सिद्धांत दोनों हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न के भारत में समावेशी शिक्षा नीति 2006 में बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं की संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है? दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझाना, स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना, चिंतन में विवेकपूर्ण होना, स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का आयोजन करना, रचनात्मक और आलोचना के प्रति खुला होना, अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसा ही स्वीकार करना। तो दोस्तों चलिए आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इनके कोड दिए हुए हैं, कोड है 1, 4 और 6 आपका सही है। क्या है? दूसरे लोगों और स्वयं को संवेग को समझना, स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करना, अन्य लोग जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना। ठीक है दोस्तों। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्वयं की दूसरों की भावना अथवा संवेगों को समझना। डेनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक हैं। ठीक है दोस्तों। और भावनात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि द्वारा अधिगमकर्ता वर्तमान में समाज का सृजनात्मक व सकारात्मक विकास कर सकता है। शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची और आगे शोध में रुचि रखने वाले सहायता करती हैं। शोधकर्ता के विशद ज्ञान को दर्शाती है, रिपोर्ट को प्रमाणिक बनाती है। रिपोर्ट का वैकल्पिक भाग है ए। तो यह है आपका और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करना है। बिलियोग्राफी अर्थात ग्रंथ सूची और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करता है। वह कृति जिसमें ग्रंथ की सूची दी गई हो जो किसी एक विषय से संबंधित हो एवं किसी एक समय में प्रकाशित हुए बिलियोग्राफी कहलाती है। बिलियोग्राफी सिस्टमेटिक, इम्यूरेटिव, एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव, टेक्सुअल और हिस्टोरिकल हो सकती है। बिलियोग्राफी ग्रंथ सूची, सूचीपत्र, कैटलॉग का एक ही रूप है परंतु दोनों में अंतर होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शोध डिजाइन शोध में निम्नलिखित किन विशेषताओं के विशेष रूप से संबंधित है? प्रतिदर्श चयन, योजना का निर्माण, डेटा संग्रहण के टूल के बारे में निर्णय लेना, परिकल्पना निर्माण, परीक्षा अनुक्षेत्र का चयन। नीचे दिए गए विकल्पों से अपना उत्तर चुनिए। तो दोस्तों बी आपका सही उत्तर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बी आपका सही उत्तर है। इसमें प्रतिदर्श चयन अवश्य होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड। इसमें योजना का निर्माण होना चाहिए, थर्ड। इसमें डाटा संग्रहण के टूल के बारे में निर्णय लेना चाहिए। डिजाइन शोध का संबंध सामाजिक शोधों से होता है। डिजाइन शोध शोध की प्रक्रिया में आगे बढ़ने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करती है। किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर का हेरफेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच की जाती है? कार्योत्तर शोध, वर्णनात्मक शोध, केस स्टडी शोध और प्रयोगात्मक शोध। तो डी दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच की जाती है। जब किसी वैज्ञानिक जिज्ञासा के समाधान के लिए उससे संबंधित क्षेत्र में और अधिक डाटा एकत्र करने की आवश्यकता होती है तो उनको प्राप्त करने के लिए जो शोध किया जाता है उसे प्रयोगात्मक शोध कहा जाता है। प्रयोगात्मक शोध इसलिए आवश्यक होता है ताकि प्रयोग और आंकड़ों को पूर्वाग्रह रहित किया जा सके। इसमें किसी परिकल्पना को गलत सिद्ध किया जा सकता है एवं किसी घटना के संबंध में कारण एवं प्रभाव को बताया जा सकता है। प्रयोगात्मक शोध जॉन स्टुअर्ट मिल के एकल चर के नियम पर आधारित है। जे.एस. मिल दोस्तों, अगर कहीं जॉन स्टुअर्ट मिल लिख के आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो राजनीति शास्त्र वाले बच्चे हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता होगा। निम्नलिखित शोध अध्ययनों में से किसमें सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? ऐतिहासिक अध्ययन, सर्वेक्षण अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन, निजाती अध्ययन, प्राकल्पना, निगमनात्मक अध्ययन, कार्योत्तर अध्ययन। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है आपका डी, वह फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट है ऐतिहासिक अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन और फोर्थ है निर्जातीय अध्ययन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक चोरी की जांच की वेबसाइट है? http://geo.turnitin.com, researchgate.com, editorial.elsevier.com और www.grammarly.com। तो ये दोस्तों ए है आपका turnitin.com। चलिए साहित्यिक चोरी जांच की वेबसाइट है turnitin.com। इसके द्वारा ऐतिहासिक चोरी को आसानी से पकड़ा
पकड़ा जा सकता है। मूल लेखक या कलाकार सूचित किए बिना उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर जब कलाकृति या लेख कुछ हिस्से का उपयोग किया जाता है तो उसे साहित्यिक चोरी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आपका गद्यांश आ गया। दोस्तों इसमें 5 प्रश्न आपके होंगे, तो दोस्तों बड़े ध्यान से गद्यांश को पढ़िएगा, इसका अर्थ समझिए, क्योंकि कभी कभार इसका ये शीर्षक आपसे टाइटल पूछ लेते हैं, कभी कभार अर्थ पूछ लेते हैं, और क्वेश्चन को एक बार में निकालने की कोशिश करिएगा ताकि आप एक बार में प्रश्नों को निकाल सकें। माइकल एंजेलो मानव शरीर की सफल व्याख्या करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी महान उपलब्धि डेविड जो मानव की योग्यता और क्षमता के प्रतीक के रूप में विद्यमान है का चित्रांक है। यह माना जाता है कि वे जिस युग में थे वह ज्ञान के आदान प्रदान विज्ञान के विकास के लिए उपयुक्त था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके प्रश्न है, माइकल एंजेलो उस काल के दौरान था जो हमें यह ज्ञात कराता है कि मानव आकांक्षाएं असीम हैं और ज्ञान के नए क्षेत्रों के लिए खुली हैं। विचारों का सांस्कृतिक आदान प्रदान मानव प्रगति का एकमात्र रास्ता है। यह विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान की प्रगति है जो अन्य रूपों से सभ्यताओं को योगदान करती है। मानव जाति के पास भाषा है जो ज्ञान की एकमात्र कुंजी है। तो ये जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। मानव आकांक्षाएं असीम है और ज्ञान के नए क्षेत्रों के लिए खुली हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप में पुनर्जागरण चित्रकला किसके बारे में संदेहवादी थी? परिशुद्धता की मनोग्रसित मध्यकालीन पद्धति, श्रेण सहजता और नियंत्रण का अभाव, पूर्व की कला की सरलता तथा अलंकरणीय अतिशयता और अभिजन्यवादी तकनीकी। सी है दोस्तों पूर्व की कला की सरलता तथा अलंकरणीय अतिशयता। सी आपका सही उत्तर है। यूरोप में पुनर्जागरण चित्रकला पूर्व की कला की सरलता तथा अलंकरणीय अतिशयता के बारे में संदेहवादी थी। पुनर्जागरण कालीन मानववाद ने कला की प्रकृति जो सटीक विवरणों पर केंद्रित थी कि गंभीर पुनर्चिंतन पर बल दिया। चित्रकला और मूर्तिकला में नैमित्तिक की बजाय सत्यापनीय तथा सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उपयुक्त गद्यांश इस विवाद के बारे में है कि क्या माइकल एंजेलो ने दबाव में काम किया। माइकल एंजेलो कलात्मक उत्कृष्टता के द्वारा शारीरिक अशक्तता को कम कर सकता था। माइकल एंजेलो अपनी बीमारी से हार गया था। कला का अनुसरण करने के पूर्व माइकल एंजेलो विभिन्न बीमारियों के बाद भी जीवित रहा। बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। माइकल एंजेलो कलात्मक उत्कृष्टता के द्वारा शारीरिक अशक्तता को कम कर सकता था। लोग किस प्रकार का सामान्यीकरण अपनाते हैं? DNA जांच द्वारा तथ्यों को स्थापित करना। तो आपका दोस्तों जो सही उत्तर है वो है प्रसिद्ध कलाकारों और सार्वजनिक व्यक्तियों की दशाओं का पूर्व प्रभावी रूप से पता लगाना जो उनके समय में प्रचलित नहीं थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों आपका पैराग्राफ से ही सब निकल आएगा। उपयुक्त गद्यांश में विस्तृत किस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है? मैंने कहा था दोस्तों ये आपका मुख्य प्रश्न है। वो सब तो आपका पैराग्राफ में था कि जब भी आप पढ़ें तो उसका अर्थ जरूर समझिएगा कि क्या अर्थ होगा। उपयुक्त गद्यांश से विस्तृत किस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है? शारीरिक अशक्तताएं सक्षम लोगों को उत्कृष्टता की ओर बढ़ने से रोकती हैं। किसी भी रूप में उत्कृष्टता और शारीरिक बीमारियों सहित बाहरी कारकों पर विजयी करती है। तो बी आपका दोस्तों सही उत्तर है। उपयुक्त गद्यांश से वस्तुतः इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि किसी भी रूप में उत्कृष्टता शारीरिक बीमारियों सहित बाहरी कारकों पर विजयी रहती है। रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन के जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में माइकल एंजेलो के दर्द का कारण न सिर्फ गठिया को बताया गया बल्कि हथौड़ी और छेनी के प्रयोग के दबाव को भी माना गया है। दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहाँ मिलेगा, किसका उदाहरण है? जनसंचार, समूह संचार, अंतव्यक्ति संचार। तो भी दोस्तों बी आपका सही उत्तर है, समूह संचार। मधुमक्खी किसी एक को नहीं बताती है। मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों ने यह बताता है कि मधुरस कहाँ मिलेगा, समूह संचार। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों से संचार का सही क्रम चुनिए। यहाँ आपको सही क्रम बताना है। ये उल्टे सीधे लिखे हैं, है तो सही लेकिन एक सही तरीके से लिखा है। सूचना, विज्ञापन, प्रत्यायन, व्यवहार संबंधी परिवर्तन। प्रत्यायन, सूचना, व्यवहार संबंधी परिवर्तन और विज्ञापन। सूचना, प्रत्यायन,
व्यवहार संबंधी परिवर्तन और आपका व्यवहार संबंधी परिवर्तन सूचना प्रत्यायन विगोपन। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है आपका सी, विगोपन सूचना प्रत्यायन व्यवहार संबंधी परिवर्तन। संचार विकल्पों का सही क्रम इस प्रकार है, विगोपन एक्सपोजर, सूचना प्रत्यायन, व्यवहार संबंधी परिवर्तन। दोस्तों जब तक मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आप अपने आप उसका सही उत्तर करने की कोशिश किया करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मास मीडिया का कार्य है? सांस्कृतिक को प्रसारित करना, राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना, न्यायपालिका को अपना निर्णय लेने में सहायता करना, शेयर बाजार को स्थिर करना। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो संस्कृति को प्रसारित करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक क्लासरूम स्थिति की दिशा में एक शिक्षक किसी समस्या के हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन करता है। प्रयोग संचार के प्रतिमान की दृष्टि से इसे कहा जाएगा क्रियाविंतकारी प्रतिमान, अंतक्रिया प्रतिमान, क्षैतिज प्रतिमान और रेखीय प्रतिमान। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है क्रियाविंतकारी प्रतिमान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रियाविंतकारी प्रतिमान ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंतर्गत किसी क्लासरूम स्थिति की दिशा में एक शिक्षक किसी समस्या के हल पर पहुंचने हेतु समूह चर्चा का आयोजन करता है। चलिए दोस्तों आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतः है रहस्यमय, नैतिक रूप से विवश, उपभोक्ता सचेत और परंपरा केंद्रित। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है उपभोक्ता सचेत। वर्तमान मीडिया समाज समीकरण उपभोक्ता सचेतता के सिद्धांत पर आधारित है। मीडिया एक समग्र तंत्र है जिसमें प्रिंटिंग प्रेस, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट आदि सूचना के लगभग सभी माध्यम सम्मिलित हैं। वर्तमान समाज में मीडिया की भूमिका को, चप्पू का नाव खेने से वही संबंध है जो पाँव का, दौड़ने से है, स्नीकर से है, स्केटबोर्ड से है और कूदने से है। सी है दोस्तों स्केटबोर्ड से है। जिस प्रकार चप्पू से नाव चलाई या खेई जाती है ठीक उसी प्रकार से पाँव द्वारा स्केटबोर्ड चलाया जाता है। अब दोस्तों आप पेन और पेपर निकाल लें, आपके सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। सभी पूर्ण संख्याओं के y ग्रेटर देन 1 लिए y इक्वल टू 2y प्लस 2y माइनस 1 प्लस 2y माइनस 2 प्लस स्पेस प्लस 1। तो 3 इंटू 2 का मान क्या है? यहाँ गुणन संकारक है तो आपका दोस्तों 210 है। आइए देखते हैं कैसे है 210। चलिए ये रहा आपका, ये आपके सामने आपका सॉल्यूशन है दोस्तों। यहाँ से समझिए बहुत आसान है, मैं बोलूँगा तो भी आप बोलेंगे कि पढ़ के बता दें, लेकिन आप ये प्रश्न दोस्तों मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। लेकिन अभी क्या है मैं इस पे आपको लिख के नहीं दिखा सकता, इस पे पेन नहीं चलता है मेरे पास, अभी वो एप्लीकेशन नहीं है जिस पे पेन चले, नहीं मैं आपको लिख के दिखाता। चलिए यदि 152 को 3, 4, 5 और 7 के समानुपातिक 4 हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो सबसे छोटा हिस्सा है 29, 26, 25 और 24। तो डी आपका सही उत्तर हो गया दोस्तों 24। सबसे छोटा हिस्सा 152 इंटू 3 अपन 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 तो 152 तो आपका 24। नए बजट में पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ती है। ये दोस्तों प्रश्न बार बार आ रहे हैं, हर एक PYQ के सेट में आ रहे हैं, बस आंकड़े अलग हो जाते हैं, प्रश्न वैसे ही रहते हैं। एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा जिससे कि पेट्रोल पर उसका खर्च नहीं बढ़े? 10%, 15%, 20%, 25%। तो दोस्तों ये है आपका सही उत्तर और आपका उत्तर है 20%। देखिए यहाँ पे इन्होंने कैसे निकाला, अभीष्ट कमी वृद्धि 100 प्लस वृद्धि इंटू 100 तो 25, 100 प्लस 25 इंटू 100 सॉल्व कर दिया तो 20% आ गया। कोई धनराशि 6 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज पर दोगुनी हो जाती है। यह दोस्तों इनके आपको फॉर्मूला आने चाहिए। यह कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी? 16 वर्ष, 24 वर्ष, 48 वर्ष, 96 वर्ष। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है 24 वर्ष। दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप इसी बार नेट JRF क्वालिफाई कर लें। अगर जिनका भी दोस्तों किसी कारणवश रह जाता है, जो भटक गए थे या कुछ भी, या जो नए लोग करना चाहते हैं, वो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जून के लिए आपको पूरी विस्तारित रूप से तैयारी की जाएगी और 10-10 बार आपको PYQ कराए जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये अभी तो आपको मैं ऐसे करा रहा हूँ, मैं आपको बाकायदा सॉल्व करके कराऊंगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 24 वर्ष। 6 वर्ष में राशि दोगुनी हो जाती है, 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाए, 18 वर्ष में 8 गुनी, 24 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी बस। यदि तर्क वाक्य घर ईंट नहीं है को गलत माना जाता तो निम्नलिखित में से कौन सा
से तर्क वाक्य सही हो सकते हैं। सभी घर ईंटें हैं, कोई भी घर ईंट नहीं है, कुछ घर ईंटें हैं, कुछ घर ईंटें नहीं हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, केवल सेकंड और डी केवल थर्ड। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों केवल थर्ड, कुछ घर ईंटें हैं। यदि तर्कवाक्य घर ईंट नहीं गलत मान तो केवल तर्कवाक्य कुछ घर ईंटें हैं सही हो सकता है। नीचे दो आधार वाक्य और उनसे देखिए, कोई कागज कलम नहीं है, कोई कागज हस्त निर्मित है। दोस्तों इसके निष्कर्ष दिए, आपको सही चुनना। आप इसके लिए पेन और पेपर लें और सर्कल बना के, थोड़ा है तो आप थोड़ा सर्कल टच कर देंगे, वो उसका पूरा है तो बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल कर देंगे, और बिल्कुल नहीं है तो अलग अलग कर देंगे। सभी कागज हस्त निर्मित हैं, कुछ हस्त निर्मित कलम है, कुछ हस्त निर्मित कलम नहीं है, सभी हस्त निर्मित कागज हैं। तो सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, कुछ हस्त निर्मित कलम नहीं है। चलिए, सभी गणतंत्र महान है और कुछ गणतंत्र महान नहीं है, ये दोनों वाक्य सही हो सकते हैं और दोनों गलत भी नहीं हो सकते। यह क्या कहलाता है? विपरीत, विरोधाभासी, उपाश्रित और अध्याश्रित। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। बी है आपका विरोधाभासी। ठीक है दोस्तों, बी आपका सही उत्तर है, विरोधाभासी। चलिए दोस्तों, सभी गणतंत्र महान हैं और कुछ गणतंत्र महान नहीं हैं, ये दोनों वाक्य सही नहीं हो सकते हैं और दोनों गलत भी नहीं हो सकते हैं, अतः यह विरोधाभासी कहलाता है। निम्नलिखित तर्क वाक्य में तर्क की पहचान कीजिए। अधिगम वृद्धि के लिए कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार ज्ञान के सृजन के लिए ICT का उपयोग महत्वपूर्ण है। परिकल्पनात्मक, सादृश्यात्मक, आगमनात्मक और निगमनात्मक। बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, सादृश्यात्मक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, यहाँ पे तालिका दी हुई है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस तालिका के 5 प्रश्न होंगे। तालिका को बिल्कुल गलत न करें, गद्यांश को बिल्कुल गलत न करें। तर्क वाक्य, कोई इतिहासकार गैर गणतज्ञ नहीं है, निम्नलिखित में से किस तर्क वाक्य के समतुल्य है? सभी इतिहासकार गणतज्ञ हैं, कोई इतिहासकार गणतज्ञ नहीं है, कुछ इतिहासकार गणतज्ञ हैं, कुछ इतिहासकार गणतज्ञ नहीं है। ए दोस्तों आपका सही उत्तर है, सभी इतिहासकार गणतज्ञ हैं। ए आपका सही उत्तर है। चलिए, अब आपकी तालिका यहाँ से शुरू हो जाती है। तालिका में 2012 से 18 वर्ष तक के पिछले 7 वर्षों के दौरान किसी कंपनी द्वारा बेचे गए विभिन्न आकारों के LED टेलीविजन सेट की संख्या है, लाखों में दर्शाई गई। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न 31 से 35 के उत्तर दें। तो विभिन्न आकार इंच में के LED टेलीविजन सेटों की बिक्री लाखों में। वर्ष 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 वर्षों के हैं। यहाँ पूरी LED टेलीविजन सेट इंचों में दिए हुए हैं, 22 इंच की, 24 इंच की, 32 इंच की, 40 इंच की और 49 इंच की। चलिए, अब जो भी वो पूछेगा बस उसी चीज़ को, उसी ईयर को देख के, उसी इंच की टेलीविजन को देख के हम उसका आंकड़ा उठा लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2017 के दौरान, तो बस 13 और 17 को ही देखना है। 32 वाले खांचे को देखना है, LED टेलीविजन बिक्री में लगभग कितने % वृद्धि कमी हुई। 17 में 32 इंच देखिए, तीसरा कॉलम, 17 में तीसरा 175 और 13 में तीसरा कॉलम 112। तो वृद्धि या कमी हुई। तो बी आपका सही उत्तर है, 56%। अब चलो हम ये भी देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे किया है। 32 इंच 112, 175, 122 माइनस 175 माइनस 112 अपन 112 ×100, तो ये आपका 63 अपन में 56 आपका परसेंटेज निकल गया। और कुछ तो करना नहीं है। सभी 7 वर्ष, जब आपको सब कुछ इसी में दिया हुआ है, आपको कुछ अलग से नहीं करना। मैंने देखा है कि जितने भी उम्मीदवार हैं, एस्पिरेंट हैं, सबकी यही गलत होते हैं, इसी वजह से उनका सिलेक्शन रह जाता है, JRF नहीं मिल पाता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सभी 7 वर्षों की कुल बिक्री किस आकार से LED टेलीविजन सेट की सर्वाधिक हुई है? 22 इंच की, 24 इंच की, 32 इंच की, 49 इंच। तो बस हम टेबल में देखेंगे और जोड़ देंगे, जिसका जोड़ के सबसे ज़्यादा निकल के आएगा 7 में से, उसकी ज़्यादा हुई है। तो सी आपका सही उत्तर है, 32 इंच। देखते हैं, देखिए सबको प्लस करते हैं, 746, 64, 971, तो सबसे ज़्यादा 32 इंच की हुई है, 971। चलिए, इतने आसान तो प्रश्न है दोस्तों। वर्ष 2013 और 2018 में बेचे गए 40 इंच के टेलीविजन सेट की संख्या में कितना अंतर है? तो 13, 18, 40, जैसे अभी 32 इंच का निकाला था, दोनों को वहाँ से आंकड़े लेंगे और देखेंगे कितना अंतर है। बेचे गए 94, 110, ठीक है। अभिष्ट अंतर 110 - 94 = 16 लाख, आपका सही उत्तर हो गया। यहाँ इन्होंने
एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि टेबल में तो इतना कहीं लिखा ही नहीं है। सभी 7 वर्षों में 49 इंच आकार के टेलीविज़न सेट की कुल बिक्री लाखों में कितनी है? तो आप देख लीजिए, बस कुछ नहीं, 7 वर्ष के 49 इंच के टेलीविज़न को कैलकुलेट करिए तो 869 लाख हो गए। बस इतना आसान टेबल, तालिका इतनी आसान है कि कुछ आप सोच ही नहीं सकते हैं कितनी आसान है। आप अगर आप इसमें गलत आते हैं तो आपका JRF नहीं हो पाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना होता। सभी 7 वर्षों में किस आकार के LED टेलीविज़न सेट की कुल बिक्री न्यूनतम हुई? सबसे कम किसकी हुई है? वो डी की 40 इंच की। हमने टोटल किया था पहले, बस उसी से देख लो। आप अपनी रप्पे, जैसे आप रप्पे होते तो आप कर चुके होते, तो आप उसी से देख लो। अब आपके दोस्तों कंप्यूटर के प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों आपके ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं। मैंने अभी पिछली वीडियो में भी ये प्रश्न कराए थे, वही रिपीट होते हैं। मैंने आपसे कहा 50% पेपर वैसा ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम जानबूझकर डाल दिया जाता है, जो पूर्व निर्धारित स्थितियाँ उत्पन्न होने पर दुर्भाग्यपूर्ण प्रकाश शुरू कर देता है? दोस्तों वॉर्म। तो पहले वाला था, उसमें हमने वॉर्म को किया था। ट्रोजन, स्पाईवेयर, लॉजिक बम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका लॉजिक बम। लॉजिक बम स्लैग कोड के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। एक दुर्भावनापूर्ण कोड स्ट्रिंग है, इसके द्वारा उपयोगकर्ता नेटवर्क को हानि पहुंचाई जाती है। वॉर्म आपको मैंने पहले समझाया, स्वयं की प्रकृति बनाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम है जो दोषपूर्ण कोड फैलाने हेतु कंप्यूटर सिस्टम में सेंधमारी करते हैं। ट्रोजन हॉर्स ऐसा प्रोग्राम जो दिखने में तो हानिकारक नहीं प्रतीत होता, किंतु यह भी मालवेयर होता है। स्पाईवेयर यह कंप्यूटर सिस्टम मालिक की गतिविधियों तथा संबंधित सूचना को चुराने के लिए सिस्टम में। मालवेयर यह दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाता है। मालवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन, इनसे कोई क्वेश्चन बने आप बड़े आराम से कर लेंगे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम OS के बारे में कौन सा कथन सही है? OS पेरिफेरल को नियंत्रित करता है, मेमोरी आवंटित करता है, फील्ड एवं रिकॉर्ड्स में डाटा संगठित करता है। OS वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है और पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है। OS पेरिफेरल को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। OS प्रोसेसर और पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा यूजर को इंटरनेट से जोड़ने की अनुमति देता है। सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। OS पेरिफेरल को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सेट को उपयोग तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बीच में समन्वय नियंत्रण का निरीक्षण का कार्य है। चलिए, संग्राहक युक्तियों को न्यूनतम से अधिकतम क्षमता के सही क्रम में दर्शाने वाले विकल्प को चुनिए। CD, ROM, DVD, ROM, ब्लूरे, CD, ROM, DVD, ROM, ब्लूरे। तो बस ये लिखे तो सब सही है, इनका क्रम हमें सही बताना। तो दोस्तों जो सही क्रम है वो यही है, CD, ROM, DVD, ROM और ब्लूरे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारी CD चलती थी, फिर DVD के कैसेट आने, फिर ब्लूरे। चलिए, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी युक्ति है जिसमें कॉम्पैक्ट डिस्क का संग्रहित स्मृति मेमोरी पढ़ी जाती हैं। और DVD-ROM डिस्क रीड ओनली मेमोरी 4.7 GB होती है। भंडारण क्षमता सिंगल साइड लेयर में सामान्यतः 4.7 GB होती है और आपकी 25 GB तक भंडारण करती है ब्लूरे। चलिए, वायरलेस टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन से हैंडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ एक लंबी रेंज वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी दोस्तों, तो इसमें P कथन सही है। लंबी ब्लूटूथ की बिल्कुल भी लंबी रेंज नहीं होती है, आप अगर थोड़ा सा डिस्टेंस कैरी करोगे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ का उपयोग मोबाइल फ़ोन से हैंडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, अतः P सही है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 1 GB 1024 इंटू 1024 इंटू 8 बाइट। CRT कैथोड रे ट्यूब। ROM रैपिड ऑनलाइन मेमोरी। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग मॉड्यूल। दोस्तों ROM रीड ऑनली मेमोरी होती है, यहाँ रैपिड ऑनलाइन मेमोरी नहीं होती है। सी आपका सही नहीं है। ROM का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी है, मैंने आपको पहले ही बताया। जबकि ROM का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है होता है और रोम का माफ़ करिएगा दोस्तों, हाँ ROM का रीड ऑनली मेमोरी
और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी 1 GB अर्थात 1 GB 1024 1024 1024 8 बिट्स होते हैं। CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और IC का इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है दोस्तों, आपके मैंने ये पूरे कंप्लीट करा दी। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित हुआ है। दोस्तों उष्णकटिबंधीय आप जानते होंगे, ये ज्योग्राफी का पार्ट है दोस्तों। इसमें आपके ये जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं, शीतोष्ण और शीत और उष्णकटिबंधीय। गाजा, हुदुद भीम ओखी, गाजा हुदुद ओखी, गाजा भीम ओखी। तो सी आपका सही उत्तर है, गाजा हुदुद ओखी। तो जो चक्रवात गाजा, हुदुद और ओखी से भारत प्रभावित हुआ, गाजा नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात 15 नवंबर 2018 को बंगाल की खाड़ी में आया। इसे तमिलनाडु और पुडुचेरी प्रभावित हुए। हुदुद नामक कटिबंधीय चक्रवात 2014 में आया था और ओखी नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात 2017 में आया था, जिससे केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कई हिस्से प्रभावित हुए थे। निम्नलिखित विकल्पों में से संपोषणीय विकास लक्ष्यों के संबंध में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है। गरीबी से मुक्त, क्षुधा शून्यता, शहरीकरण में कमी करना, शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4 और 1, 2, 4। तो आपका सही 1, 2, 4। गरीबी से मुक्ति, क्षुधा शून्यता, शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। SDG 2015-2030 के प्राथमिक लक्ष्य थे ये दोस्तों। ठीक है, लक्ष्य 16 शांति और न्याय के सुदृढ़ संस्थाएं, दूसरा था भुखमरी की समाप्ति और एक था गरीबी से मुक्ति। चलिए दोस्तों और भी लक्ष्य 3, यस पूरी लिस्ट है, अब वहाँ 3 ही थे। अगर ये वाले ऑप्शन में होते तो हमें ये करना पड़ता, तो आप सारे ही जान लीजिए। अच्छा स्वास्थ्य और जीवन, लक्ष्य 4 गुणवत्ता शिक्षा, लक्ष्य 5 लैंगिक समानता, 6 स्वच्छ पेयजल स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा का असमानता, 10 असमानता में कमी, 11 टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, 13 जलवायु परिवर्तन। अब दोस्तों आपका अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न आ गए हैं। मैथोमोग्लोबिनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता है। सरकार नाइट्रेट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग करने से मैथोमोग्लोबिनीमिया होता है। तो दोस्तों ये आपका जो सही उत्तर है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में नाइट्रेट की उच्च मात्रा से बच्चों में होने वाले रोग हैं। इसे मैथोमोग्लोबिनीमिया कहा जाता है। इससे बच्चों के मुंह से बुलबुले निकलते हैं तथा इनकी त्वचा नीली पड़ जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्न क्षोभ मंडल। ये दोस्तों ज्योग्राफी के प्रश्न है और ये जो पेपर 1 भी होगा ये लगभग ज्योग्राफी का होगा, इसीलिए ये प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये चीज़ याद रखिए, पेपर 1 में भी आपके पेपर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओजोन का उच्च सांद्रण वांछनीय है। तर्क, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन सूर्य के हानिकारक पैरावैग्निक विकिरणों से पृथ्वी तल पर जीव जंतुओं की रक्षा करती है। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है डी। ए गलत है किंतु आर सही है। ये जानते हैं क्यों गलत है, क्योंकि ओजोन का उच्च सांद्रण निम्न क्षोभ मंडल से नहीं बल्कि संताप मंडल से होता है। चलिए, ओजोन गैस O3 की खोज 1839 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक सियोबाइन ने की थी। ठीक है दोस्तों, ओलिगोट्राफिक झीलों में शैवाल फुल्लिकाएँ होती हैं, अति बारंबार, बहुत कम बार, व्यापक तौर पर। तो सी है आपका बहुत कम बार। ओलिगोट्रॉफिक झीलों में शैवाल फुल्लिकाएँ बहुत कम बार होती हैं। एक जल निकाय ओलिगोट्रॉफिक, मोसोट्रॉफिक, यूट्रॉफिक और हाइपरट्रॉफिक हो सकता है। ओलिगोट्रॉफिक का एक ऐसी झील या जल निकाय है जिसमें पोषक तत्वों की कमी मात्रा होने के कारण अपेक्षाकृत कम उत्पादक होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है। सार्जेंट आयोग, हर्टोग समिति रिपोर्ट, कोठारी आयोग रिपोर्ट, राधाकृष्णन आयोग। तो सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, कोठारी आयोग रिपोर्ट। आप दोस्तों कोठारी आयोग को जरूर पढ़ लें, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न जरूर बनता है। ये सारे ही आयोग से बनता है, लेकिन कोठारी आयोग 1964 से 66 में शिक्षा से संबंधी आयोग था और विकास के समय इस आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ। इस आयोग ने विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि पर ध्यान दिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, और ये इनको भी पढ़ लीजिए।
वीवी आयोग का गठन 1902 में किया गया, इसे 1904 में अधिनियम किया गया। सार्जेंट आयोग 1944 में सब सार्जेंट का अध्यक्षता में ब्रिटेन में पिछले शिक्षा और हाईटेक समिति की 1929 में विभिन्न स्कूलों कॉलेजों द्वारा शिक्षकों के मानकों का पालन। सैंडलर आयोग 1970 से 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु गठित किया। वीवी मतलब विश्वविद्यालय। हंटर आयोग 1882 से 83 में गठित हुआ। वुड्स डिस्पैच 1854। ये हंटर आयोग वुड्स डिस्पैच तो मैं अपनी जीएस की क्लास में पढ़ा ही चुका हूँ। राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 में हुआ। इसने वर्ष 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? भारतीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सार्जेंट आयोग। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, भारतीय शिक्षा आयोग। सर्वप्रथम प्रतिभा पलायन की ओर ध्यान भारतीय शिक्षा आयोग ने दिया था। वीवी शिक्षा आयोग का गठन वर्ष 1948 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय जिसे सैंडलर आयोग भी कहते हैं। चलिए, विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप है यूजीसी। एआईयू दोस्तों ये प्रश्न आपका बार बार रिपीट होता है, मैं काफ़ी वीडियो में करा चुका हूँ, तो इस प्रश्न को ध्यान करें। NUEPAICSSR, तो आपका सही उत्तर है एआईयू। एआईयू अर्थात एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों का एक संघ है जिसका स्थापना 1925 में की थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय भी सहयोग और समन्वय का बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय। चलिए अगला दोस्तों देखिए, स्वयं का क्वेश्चन मैंने आपसे बोला उसको जरूर कर लीजिए, वो हर एक सेट में आ रहा है। भारतीय विश्वविद्यालय सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए SWAYAM स्वयं में शामिल नहीं है? ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, भौतिक अंतक्रिया, चर्चा मंच। भौतिक अंतक्रिया दोस्तों ये मैं पहले ही करा चुका हूँ आपके, मुझे भी सारे प्रश्न याद होंगे। स्वयं यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एस्पायरिंग माइंड्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्तमान। यह ई ट्यूटोरियल मैंने आपको ये पहले ही करा दिया दोस्तों। अगर आप सिर्फ मेरी यही वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों जल्दी से जाके पूरी प्लेलिस्ट खोलिए और आज ही कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि परसों से आपका एग्जाम है। स्वयं पोर्टल को 9 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क, उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल, MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स। और नीचे देखें सही विकल्प दोस्तों सी सही नहीं है, ऊपर के दोनों सही हैं। ये मूक वाला प्रश्न भी बार बार आ रहा है, मैं इसको इतना याद कर लिया दोस्तों। अभी भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इससे ज़्यादा आपके लिए ख़राब बात कोई नहीं होगी क्योंकि वही प्रश्न हर वीडियो में आ रहे हैं। आप समझ लीजिए 50% आपका पेपर हो जाएगा, बस आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए। MOOC मूक का पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। यह एक विस्तृत ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जो कि दूरस्थ शिक्षा हेतु विकसित किया गया है। ज्ञान दर्शन उपग्रह आधारित टीवी चैनल है जो इग्नू द्वारा संचालित समाज के शैक्षिक विकास में आवश्यकताएं प्रति समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई। ज्ञानवाणी इग्नू द्वारा संचालित एजुकेशनल नेटवर्क है जिसे 2001 में FM रेडियो चैनल्स के द्वारा संचालित किया जा रहा है। स्पष्टतः केवल कथन थर्ड सम्मिलित नहीं आता है, विकल्प सी सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तो माफ़ करिएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे ये वाला दोस्तों PYQ का सेट कंप्लीट हो गया। माफ़ करिएगा कल फ़ोन ख़राब होने की वजह से आपके लिए मैं क्लास नहीं ला पाया। ये आपकी अभी आ रही हैं, कल आपके लिए स्पेशल क्लास आएगी और कल करीबन मैं 5 से 6 क्लासेस आपको दूंगा। परसों से आपका पेपर है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और वीडियो को एंड तक देखें। उम्मीद है आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।